Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again, and I hope you guys are doing awesome. Alright, so today we are going to learn about the most wanting technique और जिसके बारे में आपने बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं. स्टार्टिंग ऑफ द टेक्निक सीरीज़ आपने स्टार्टिंग से ये लिखना चालू कर दिया था कि इसके बारे में ज़रूर बताइए. तो आज हम ये टेक्निक को पूरा फुल डिटेल में कवर करने वाले हैं क्योंकि आज है टीचर्स डे एंड दैट इज़ वाई आज का वीडियो जो है वो हम सभी के टीचर नेविल गोडार्ड जिन्होंने लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में हमें सिखाया, हमें बताया, आज उनके लिए डेडिकेशन है ये वीडियो का. तो समझेंगे आज का वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक विच इज़ रिविजन टेक्निक. रिविजन क्या है, ये टेक्निक से आपको क्या मिलता है और नेविल गोडार्ड ने क्यों इसको बार बार एम्फोसाइज किया है कि और कुछ आप मुझसे लेकर जाओ या ना जाओ, लेकिन ये रिविजन का टेक्निक आप मुझसे लर्न करके ज़रूर अपनी लाइफ में इम्प्लाई कीजिए ताकि आपकी लाइफ बेहतर और बेहतर होती जाए. ये सिर्फ लाइफ के ऊपर बात नहीं हो रही है. अगर आप चाहें तो इस टेक्निक को सीखने के बाद अपने हर दिन को आप रिवाइज कर सकते हैं और अपनी पूरी की पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं. फिर चाहे वो आपकी डिज़ायर कुछ भी हो, अगर आपको बिलियनर बनना है, अगर आपको वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग पार्टनर चाहिए, अगर आपको मोस्ट लविंग एंड केयरिंग पर्सन चाहिए, एक अमेजिंग नेम एंड फेम चाहिए, जो कुछ भी चाहिए और एक ऐसी लाइफ चाहिए जो ऑलमोस्ट या एकदम बिल्कुल सेलिब्रिटी लाइफ है, ये सारी चीज़ों को आप रिविजन टेक्निक से बिल्कुल पा सकते हैं और डे टू डे अपने पैटर्न ऑफ लिविंग को आप रिवाइज करके चीज़ों को चेंज कर सकते हैं. तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे और इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे कि रिविजन टेक्निक है क्या, कहाँ से ये टेक्निक जो है वो आई है और इसमें आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीज़ों को जब आप इम्प्लाई करते हैं तो 3D में कैसे रिएक्शंस होते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा. वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है क्योंकि मैं इतने डिटेल में टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ बेयर विद मी. मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी क्योंकि आज की टेक्निक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो अगर आपने नेविल गोडार्ड के लेक्चर्स को सुना है तो एक लेक्चर है जो कि 1954 में लेक्चर आया था नेविल गोडार्ड का, ये जिसका नाम है द प्रूनिंग शेयर्स ऑफ रिविजन. इस पूरे लेक्चर में उन्होंने जितनी बातें की हैं रिवीजन की, और किसी लेक्चर में या किसी बुक में उन्होंने इतना डिटेल में नहीं बताया जितना इसमें बताया. एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ वर्थ रीडिंग बिकॉज वंस यू फिनिश रीडिंग इट यू विल बी एब्सोल्युटली बजिंग विद इंस्पिरेशन. वो इतना ज़्यादा अमेजिंग है. ठीक है, तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही रहेगा कि एक बार आप उसको रीड आउट ज़रूर करें. और जितना डेप्थ में उन्होंने रिवीजन के बारे में बताया है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनकी सारी जो इन डेप्थ नॉलेज है वो पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको यहाँ पर समझा सकूँ विद एग्जाम्पल्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिवीजन आपको करना क्यों है. देखिए, अगर कोई भी दिन आप जीते हैं, आप घर से निकले ये सोचकर कि आज तो मेरा ऑफिस में बहुत बढ़िया दिन जाने वाला है. मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग अ गुड न्यूज़ फ्रॉम द ऑफिस, मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग अ गुड न्यूज़ ऑफ योर प्रमोशन और मे बी अ सैलरी हाइक. जो भी आपके मन में आप विचार लेके निकले, एक इंटेंशन लेके आप घर से बाहर निकले और ये आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो आज के दिन की. बट अनफॉर्चुनेटली, गॉड फॉरबिड, अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जो इस पूरी की पूरी इंटेंशन को कंप्लीटली डिसअपॉइंटमेंट में कन्वर्ट कर देती है. अगर कहीं ना कहीं आप रास्ते में चल रहे थे, किसी ने आपका मूड ख़राब कर दिया, किसी ने चलते चलते आपको कहीं टच कर दिया, मार दिया, कहीं पर कुछ ऐसा एक्सीडेंटल हो गया गॉड फॉरबिड, या ऑफिस पहुँचे तो ऑफिस में किसी बॉस ने आपकी कोई पुरानी चीज़ को उठा के उसके बारे में आपके साथ कुछ अजीब सी बातें कर दी और सबके सामने आपको इस तरह से बोला कि आप अंदर ही अंदर परेशान हो गए कि ये तो क्या हो गया भाई. मतलब टॉलरेंस की भी एक सीमा होती है, एक लिमिटेशन होती है, और यहाँ पर मेरे को इस तरह से सबके सामने बिहेव किया जा रहा है. या सुबह ही कोई ऐसी बात हो गई, ऐसी कोई घटना हो गई आपके साथ जो कि आपके माइंड पे एक डीप इम्पैक्ट उसने छोड़ा है. तो अब क्या करें ऐसी सिचुएशन में. आप तो दिन अच्छा सोच के निकले थे और मतलब सिचुएशन ऑपोजिट हो गई. ये चीज़ आपको समझना है. रिविजन मतलब होता है किसी चीज़ को वापस से रिवाइज करना, लेकिन रिवाइज करने का मतलब यहाँ पर जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं उसका रिविजन हमें नहीं करना है. वी आर दी क्रिएटर ऑफ आर रियलिटी. एज अ क्रिएटर हमारा सबसे फॉरमोस्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें बार बार रिकन्सिडर करते रहना चाहिए, दैट इज़ सब कुछ हम ही से है.
ठीक है, आप ही अपनी रियलिटी के क्रिएटर हो। तो इस क्रिएशन के दौरान अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में घटित हुई है जो आपको अनवांटेड दिखाई दी, अब आप दोबारा से इस बात को, इस इंसिडेंट को रीराइट कर सकते हो, और इस बार आपको जो चाहिए उस पर्टिकुलर इवेंट को एंड रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए, ताकि आपका मन एज अ क्रिएटर बहुत ही खुश रहे इस पूरे के पूरे एपिसोड में, आप वो एंडिंग इसको दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैं कहूँ कि आपको ना एक प्ले डायरेक्ट करना है, ठीक है, अभी आप प्ले डायरेक्ट कर रहे हैं, और अगर आपकी प्ले की एंडिंग जो है, या कोई मूवी आप डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपकी उसकी स्क्रीन राइटिंग में आप उसका जो एंड है मूवी का वो अब लिख रहे हैं, और आपको वो ना फील नहीं आ रहा है, जो आना चाहिए था वो फील नहीं आ रहा है। अगर वो फील नहीं आ रहा है तो एज अ राइटर आप क्या करेंगे, आप उस सीन को वापस से चेंज कर देंगे, और तब तक चेंज करते रहेंगे जब तक जो आप चाहते हैं वो आपको ना मिले, ठीक है ना। तो इसीलिए रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको ये एहसास होता रहे कि क्रिएशन आपके थ्रू हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आपका कंट्रोल ऑलवेज बना हुआ है अपनी 3D रियलिटी में, दैट्स नंबर 2। एंड नंबर 3 इज वट एवर यू वॉन्ट इन योर 3D रियलिटी, वो रियलिटी को क्रिएट, इवन पास्ट तक को आप एक नई शेप, नई पहचान दे सकते हैं अपने रियलिटी क्रिएशन से। अब एक और ख़ास बात है यहाँ पर जो इस लेक्चर में बार बार हाईलाइट हुई है, वो है रिविजन का कंपैरिजन फॉरगिवनेस से किया गया है। फॉरगिवनेस मतलब किसी चीज़ को माफ़ कर देना, ठीक है। अब वो क्यों कहा गया है, मैं आपको उसका रीज़न बताती हूँ। मतलब रिविजन को आप डायरेक्ट मान के चलिए कि रिविजन मीन्स फॉरगिवनेस, ओके। द रीज़न इज़ क्योंकि जब भी आप किसी को फॉरगिव करते हैं, आपका परसेप्शन उस सिचुएशन के प्रति, आपका परसेप्शन उस पर्सन के प्रति, जो पर्सन उस सिचुएशन में मौजूद था उस समय जिसने आपको हर्ट किया, उनके प्रति आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है। तो जब आपका परसेप्शन नेगेटिव नहीं है तो आप नेगेटिव क्रिएशन अब करोगे कैसे, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ बीन कंपेयर्ड विद द टर्म फॉरगिवनेस। और जब जब आपका परसेप्शन चेंज होता है किसी के लिए, आप अलाउ करते हो उस इंसिडेंट को अपनी मेमोरी से जाने के लिए। तो जब जब आपने किसी को माफ़ कर लिया, आप उसके बारे में सोचते हो क्या? सपोज़ किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने कुछ ऐसा वर्ड आपसे कह दिया जो आप नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, आप उसको दिल पे लेके बैठ गए कि उसने मुझसे ऐसा कहा कैसे, उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मुझसे बात करने की, ठीक है। अब अगर आपने इस बात को दिल से लगा लिया है तो आप 24/7 में से कुछ घंटे इस बात के बारे में सोचेंगे, इस पर्सन के बारे में सोचेंगे जिसने आपको हर्ट किया। आपने उस मेमोरी को ताज़ा बना के रखा है, क्योंकि बार बार आप उसी मेमोरी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब भी आप चीज़ों को रिवाइज करते हैं, आप क्या करते हैं, आप उस पर्टिकुलर पर्सन को, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, वो जो भी डायलॉग्स आपने सुने जो कि बहुत ही नास्टी थे सुनने में, उन सारी बातों को आप फॉरगिव कर देते हैं, आप उन्हें माफ़ कर देते हैं, और उसकी जगह आप एक नया सीन क्रिएट करते हैं जहाँ पर उसका ऑपोजिट हो रहा है। यानी इंस्टेड ऑफ दैट पर्सन हर्टिंग यू, दैट पर्सन इज़ अप्रिशिएटिंग यू, दैट पर्सन इज़ टेलिंग यू हाउ अमेजिंग यू आर। जब आप इस तरह से चीज़ों को रिवाइज करते हैं, आप उस पर्सन को भी फॉरगिव कर देते हैं, उस सिचुएशन को भी फॉरगिव कर देते हैं, तो वो बैड मेमोरी अब आपके माइंड में है ही नहीं। अब तो आप उसके बारे में अच्छा सोच रहे हैं ना। तो जब आपने उसको माफ़ कर दिया तो मेमोरी भी चली गई, वो जो फीलिंग थी नेगेटिविटी की वो भी चली गई। अब आपके मन में क्या बसा है? अब आपके मन में ये बसा है कि भाई क्रिएटर तो मैं ही हूँ ना, तो मैं अच्छा सोचूंगी तो अल्टीमेटली मेरी रियलिटी में भी अच्छा मेरे को दिखाई देने लग जाएगा। और इनफैक्ट वही सेम पर्सन जिसने मुझसे इतना सब कुछ नेगेटिव कहा था, क्योंकि ही इज़ मी पुश्ड आउट, वो यू नीड टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ आईपो। इसीलिए ये टीचिंग्स आपको सिखाई जाती हैं ताकि सब बातों को सीखने के बाद आप हर चीज़ को अप्लाई कर सकें।
तो आपको यहाँ ये अप्लाई करना है कि वो पर्सन कोई और थोड़े ना है, वो मेरी ही इंटरनल रियलिटी का रिफ्लेक्शन है। तो अगर मैंने उसके लिए एक पॉजिटिव सीन क्रिएट कर दिया माइंड में, तो उसका काम क्या है? उसका काम है वही चीज़ को मेरी 3D रियलिटी में रिफ्लेक्ट करना, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई वो पर्सन भी वही सब आके आपको बोलेगा जो आपने नया सीन उसके लिए मन में क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? सो जो पहला पॉइंट आपको हमेशा माइंड में रिमाइंड कराते रहना है अपने आप को, वो ये है दैट यू आर दी आर्किटेक्ट ऑफ योर रियलिटी, यू आर द राइटर ऑफ योर स्टोरी। जितनी बार आप इस बात को रिमाइंड कराते रहेंगे, उतना ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगेगा, उतना ही आप इस चीज़ को रियल मानेंगे, और उतना ही आप ये मानेंगे कि येस, वट एवर इज़ हैपनिंग इन द 3D, इट इज़ बेसिकली कमिंग फ्रॉम योर इंटरनल क्रिएशन। और सारी की सारी जो रीशेपिंग पावर ऑफ 3D है वो आपके पास वापस आ जाती है, क्योंकि आप ही डिज़ायर्ड आउटकम को 3D फॉर्म में लेकर आते हैं बाय इमेजिनिंग, बाय री राइटिंग योर पास्ट, बाय थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट इट। इस तरह की चीज़ें जब आप करते हैं तो आप ये बात को रिमाइंड कराते हैं अपने आप को कि कंट्रोलर तो आप ही है ना, कोई बाहर वाला नहीं है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रिविजन से सिर्फ आप फ्यूचर ही अपना नहीं बदलते, आप अपना पास्ट तक चेंज कर देते हैं। कैसे? बाय री राइटिंग इट। देखिए, मैं आपको ना इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ। पास्ट और फ्यूचर ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि कल आपने क्या किया था, क्या कल जो भी मोमेंट आपने जिया है उसमें, उस टाइमलाइन में आप क्या वापस जा सकते हैं? क्या आप उन चीज़ों को वापस से एक फील कर सकते हैं? क्या उस टाइमलाइन में आप वापस जा सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, नहीं, राइट। एंड सेम गोज फॉर योर फ्यूचर। फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। अभी फ्यूचर आपके आंखों के आगे आया नहीं है, लेकिन आप उसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन क्या आप उसमें उस टाइमलाइन में जा सकते हैं एक्चुअल में? नहीं। ये सारी की सारी बातें आपके मन में हैं। आपने जो पास्ट में जिया उसकी एक मेमोरी क्रिएट करके आपने मन में रखा। अब जब आपको ज़रूरत पड़ती है, जब भी आप कोई अच्छी मेमोरी को याद करना चाहते हैं, हम बिल्कुल पास्ट में चले जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा प्रेजेंट में आज 5 सितंबर चल रहा है और आज इतने बजे का टाइम चल रहा है। हम बिल्कुल भूल जाते हैं, हम बिल्कुल उस पुरानी मेमोरी में चले जाते हैं जहाँ हमें वो सब कुछ रियलाइज़ अगेन एंड अगेन होता है जो उस दिन हमने फील किया था। तो वो कहाँ ज़िंदा रखी है आपने मेमोरी? वो अपने माइंड में ज़िंदा रखी है, राइट। तो अगर आपको पास्ट चेंज करना है तो सबसे पहले उसको रीराइट करके अपनी मेमोरी में चेंज करिए, ठीक है। दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू चेंज योर फ्यूचर। क्योंकि अब आपने पास्ट में जो भी फील किया था, अब वो सेम फीलिंग आपके मन में नहीं है, अब वो सेम सीन आपके माइंड में नहीं है, क्योंकि अब वो मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करती है। और अब आपने, अगर सपोज करिए एसपी की मैं बात करती हूँ, अगर किसी एसपी ने आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, अब बहुत सारी परेशानी ये हो जाती है कि अब क्या, मुझे तो ब्लॉक कर दिया, मेरा तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप 3D को एक्सेप्ट कर रहे हैं इस सिनेरियो में। इंस्टेड आपने माइंड में जो मेमोरी क्रिएट किया अभी कि मेरे एसपी ने मुझे ब्लॉक किया, इस मेमोरी को ही हटा दीजिए। आप उस मेमोरी में जाइए जहाँ पर आप और वो दोनों बहुत ही कंफर्टेबल थे एक दूसरे के साथ बात करने में। आप इसको रीराइट करिए पास्ट को कि नहीं, ब्लॉक नहीं किया, इंस्टेड ही इज़ और शी इज़ dying to meet me. They are, your SP is after you. Their behavior towards you is so positive and so sweet that you keep on feeling so happy about it. राइट। तो जब आप इस तरह की चीज़ों को माइंड में रखते हैं, द थिंग इन योर फ्यूचर विल स्टार्ट चेंजिंग ऑटोमेटिकली। क्योंकि जो आपने माइंड में जो पास्ट की मेमोरी बना के रखी थी, वो रजिस्टर जो की थी मेमोरी, वो आज की डेट में ख़त्म हो चुकी है। सो येस, द बेस्ट पार्ट इज़ एवरी टाइम यू आर रीविजिटिंग योर पास्ट, अब वो पास्ट पेनफुल नहीं रहा आपके लिए। अब वो पास्ट जो है, जहाँ पर वो इतनी सारी तकलीफ़ें आपको हुई थी, इतना सारा पेन आपको मिला था, अब उसको आपने हील कर लिया है बाय इमेजिनिंग द न्यू सीन। इसलिए कोई रिग्रेट नहीं है, आपको पास्ट से रिलेटेड कोई गिल्ट नहीं है, और आज प्रेजेंट में आप गिल्ट फ्री होके जी सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि हम ना इन चीज़ों को रियल मानते नहीं हैं। हम हमेशा 3D के ही आसपास घूमते रहते हैं कि नहीं नहीं, 3D में तो ऐसा चल रहा है, तो जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ वो तो कहाँ सही हो सकता है, वो कहाँ रियल हो सकता है। यहाँ हमारी प्रॉब्लम आती है, ठीक है।
एवरी टाइम, और ये मेरा अगला मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी टाइम यू आर trying to revise something, make sure that you are feeling it real. जितना ज़्यादा आप अपनी इमेजिनल एक्ट को रियल फील करेंगे, उतना ही जल्दी आपकी पास्ट से आपको एक तो शांति मिलेगी, दूसरा ये है कि आपके 3D में मूवमेंट आपको उतना ही जल्दी दिखाई देगा, क्योंकि अब आपने जिस बेस पर 3D आपकी बनती है उस बेस को पॉजिटिव बना दिया, ठीक है. सो यस, टू ट्रूली मैनिफेस्ट योर डिज़ायर यू नीड टू एंड यू मस्ट एंड यू शुड स्टार्ट फीलिंग द इमोशंस जो कि आपके रिवाइज्ड रियलिटी, जो रिवाइज्ड सीन है उससे ज़्यादा एसोसिएटेड है. जितना ज़्यादा इमोशनल इंटेंसिटी को आप बढ़ाएंगे, उतना ही जल्दी आपको 3D में इसके चेंजेस दिखाई देंगे, ठीक है. Now moving on to the next important aspect of it, वो है आपकी कंसिस्टेंसी. जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंट रहेंगे इस नए इमेजिनल सीन को लेकर, उतनी जल्दी आप 3D को शेप होता देखेंगे, उतना ही जल्दी आप 3D में मूवमेंट देखेंगे. क्योंकि प्रॉब्लम ये है, हम या तो सीन में कोई चेंज ले आते हैं, या हमें लगता है कि अब डिज़ायर ही चेंज कर देनी चाहिए, या हमें लगता है कोई फ़ायदा ही नहीं है भाई, 3D तो कम्प्लीटली ऑपोजिट चल रही है, रियलिटी यही है, इसी में SP को फ़ोन कर लेते हैं या डायरेक्ट उनसे बात करने की कोशिश करते हैं. हम अपनी पावर्स को खुद ही लूज़ कर देते हैं बाय नॉट बीइंग कंसिस्टेंट. एंड उससे भी जो बड़ी बात है वो ये है, बाय नॉट बिलीविंग इन इट. जब ये दोनों बातों को आप सीरियसली लेंगे और दोनों को प्रॉपरली यूज़ करेंगे अपने इस इमेजिनल एक्ट में जो कि आप रिवाइज कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, इट इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है. बिकॉज येस, ऑफ कोर्स योर इमेजिनेशन इज़ द की टू मैनिफेस्ट एनीथिंग दैट यू वांट, प्लस फीलिंग इज़ द सीक्रेट. तो जब भी इमेजिनल एक्ट में आप फीलिंग को इन्फ्यूज़ करते हैं, वो जितनी जल्दी हो सकता है ना, उतनी जल्दी क्रिएट करके आपके 3D में आपको दिखाई देने लग जाता है. तो इन बातों का आपको खासा ख्याल रखना है. लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ बी वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट. द रीज़न इज़, जब भी आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो आप लैक स्टेट में नहीं होते हैं. इसको ऐसे समझिए ना, जैसे आपका बर्थडे होता है तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर गिविंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स. तो एवरी टाइम यू आर रिसीविंग अ गिफ्ट यू आर सेइंग थैंक यू, क्योंकि अब आपको इस चीज़ का एहसास है, मेरे पास एक नई चीज़ आई है, मेरे पास एक गिफ्ट आया है जो कि एडिशनली जो मेरे पास चीज़ें हैं उसके ऊपर मुझे एक एक नई चीज़ मिली है. तो आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं. सेम केस में जितनी बार आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं एक नए टेक्निक को करते वक्त, एक नए एहसास को फील करते वक्त, उतनी बार आप क्या ये बात कह रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि येस, आई हैव इट, I have this desire already, and that is why I am feeling so grateful about it, and that is why I want to say thank you to you. तो इसलिए जब ये state of feeling को आप महसूस करेंगे, you are definitely going to be completely positive. तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, और remarkable way में आपको ना बहुत सारे changes अपनी 3D reality में दिखाई देंगे, क्योंकि रिविजन अपने आप में ना एक वो टूल है जो कि आपके पास्ट तक को चेंज करने की पावर रखता है. लेकिन उसको पहले आपको सीरियस लेना पड़ेगा. अगर आप इसको सीरियस ही नहीं लेंगे और आप इसको ऐसे ही समझेंगे हाँ एक कोई टेक्निक है, करेंगे देखेंगे होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है. अब आते हैं मेन पार्ट ऑफ द वीडियो पर, जहाँ मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि रिवीजन करना कैसे है. तो सबसे पहले जब भी आपको किसी इवेंट या कोई भी एक इंसिडेंट हुआ आपके साथ लेट्स से, और उस इंसिडेंट को रिवाइज करना है, तो पहले तो आइडेंटिफाई करिए कि वो कौन सा इंसिडेंट है जिसने सबसे ज़्यादा आपको दिल पे चोट पहुँचाई. तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको ये कहा कि आप अपना डे भी रिवाइज कर सकते हैं. तो लेट्स से आप ना ऑफिस पहुँचे और वहाँ पर आपको एक प्रेजेंटेशन देना था, और उस प्रेजेंटेशन के बाद आप ये उम्मीद कर रहे थे कि आपका जो बॉस है वो आपके वर्क की बहुत सारी अप्रिसिएशन आपको देगा, सबके सामने आपको अप्रिशिएट करेगा, और यूल बी फीलिंग सो हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन पे आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था. ऑन द कॉन्ट्ररी, बॉस का मूड ऑलरेडी ख़राब था किसी बात की वजह से, और उन्होंने इधर नहीं देखा उधर नहीं देखा, और सीधे आपको सबके सामने मीटिंग में ही आपको 2-4 बातें ऐसी कह दी जो कि कम्प्लीटली ऑपोजिट थी इस इंटेंशन के. ही हैज़ said few things which were really hurtful, and बहुत ज़्यादा आपको अंदर से बुरा लगा इस बात को जानकर कि अप्रिशिएशन तो बहुत दूर की बात है, सामने वाला पर्सन तो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहा है कि आपने एक काम किया, उल्टा वो आप
आपके काम में गलतियाँ निकाल रहा है। व्हेन यू हैव फेस दिस सिचुएशन, तो एक अंदर से ह्यूमिलिएशन की फीलिंग आती है, अंदर से बहुत ज़्यादा बिलिटल फील करता है इंसान, और अंदर से कहीं ना कहीं आई डू नॉट बिलोंग हेयर, ऐसी वाली फीलिंग आती है। नाउ यू जस्ट गो बैक टू योर प्लेस। ना अच्छी बात यह है कि अगर आप इसको चाहें तो आप रात में भी कर सकते हैं, यानी सैट्स के फॉर्म में कर सकते हैं। स्टेट अकिन टू स्लीप वाली जो टेक्निक है बिल्कुल वैसे भी परफॉर्म कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाहते तो आप डे ड्रीमिंग करके भी ये काम को कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने आप को रिलैक्स करना है। तो रिलैक्सिंग के लिए इफ़ यू वॉन्ट यू कैन लिसन टू म्यूज़िक। इफ़ यू वॉन्ट, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका होता है वो होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज का, लेकिन मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, यू आर अ बेटर जज। तो आप जिस भी कंडीशन में है, जैसी सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, आंखें क्लोज करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज को परफॉर्म करिए फॉर जस्ट फ्यू मिनट्स। मैंने ये नहीं कहा कि आधे घंटे करना है, लेकिन हाँ, जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स इफ़ यू कैन डू इट, try to do it. If not, then try to relax your mind by listening to some nice soothing music। और जब आपका माइंड रिलैक्स्ड फॉर्म में हो जाए तब आपको वो इंसिडेंट को दोबारा से रिवाइज करना है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट उस मोमेंट पर जाइए जब आपने लैपटॉप ओपन किया था, आप मीटिंग में घुसे थे, आपने एक एक चेहरे को देखा था कि इनके सामने मुझे प्रेजेंटेशन देना है, और अब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। उन कपल ऑफ डायलॉग्स को दोबारा से रिमाइंड कराइए कि आपने क्या क्या प्रेजेंटेशन में कहा था। एंड लास्ट में अब आप सीन को बिल्कुल पलट दीजिए, बिल्कुल चेंज कर दीजिए। अब आप सीन में ये देख रहे हैं कि जैसे प्रेजेंटेशन ख़त्म हुई, everyone is clapping for you, they are appreciating you, they are so happy about this idea, this whole work that you have done on this presentation। and not only that, your boss, जो भी आपके सीनियर मैनेजर हैं या जो भी आपके सीनियर हैं, वो आप बाकायदा चेयर छोड़ के खड़े हुए हैं। उन्होंने आपके आपसे आके हाथ मिलाया, हैंडशेक किया, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अप्रिशिएट किया। एंड ही हैज़ सेड जॉब वेल डन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई चोज यू फॉर दिस वर्क। आपने तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया दैट आई थिंक दैट यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस प्रोजेक्ट। और ये पूरा का पूरा लीड आप ही लें, और जो भी आपके बेनिफिट्स हैं वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को आप इमेजिन करेंगे। दिस वाज जस्ट एन आइडिया, मतलब ऐसा वर्ड टू वर्ड आप ना सोच के कुछ और भी सोचना चाहें तो सोच सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये बात बता रही हूँ। अब जब आप इन डायलॉग्स को सुनेंगे अपने माइंड में, जब वो क्लैपिंग आप सुनेंगे अपने कॉलीग्स की, और जब उनके फेसेस को आप देखेंगे कि स्माइल कर रहे हैं, दे आर जस्ट कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू, एवरीवन इज सेइंग भाई क्या बात है, क्या मस्त प्रेजेंटेशन बनाई थी, दिल खुश हो गया। इतना क्लैरिटी तो वैसे प्रोजेक्ट में नहीं थी जितना आपने दे दिया। एक बात कह रही हूँ, लेकिन अगर आप इस तरह की बातों को सोचते हैं, कैसी फीलिंग आती है अंदर से लगता है ना, अरे भाई यही तो चाहिए था। कितनी ज़्यादा वाह वाह हो रही है मेरी, और मेरे जितना हार्डवर्क मैंने डाला था इस पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन में, उसका फाइनल रिजल्ट इतना अमेजिंग आया है। तो जब आप इस तरह की फीलिंग में पहुंच जाएं, अपने आप को इतना ड्वेल कर दीजिए इस पूरे के पूरे सीन में कि आपको ये लगे कि यही सच्चाई है, दिस इज़ द रियलिटी। डू इट फॉर कपल ऑफ मिनट्स एंड देन जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग इट। जैसे हम सैट्स में करते हैं ना, स्टेट अकिन टू स्लीप में, कि हम रिपीट करते हैं, सीन को रिपीट करते हैं, और तब तक रिपीट करते हैं जब तक आप सो नहीं जाते आप। क्योंकि अगर आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सैट्स करेंगे तो रात में बिल्कुल यही सीन को बार बार रिपीट करते हुए सो जाना है। लेकिन अगर आप दिन में डे ड्रीमिंग कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ बार बार सोचनी है, फील करनी है, खुश होना है इस चीज़ के लिए, और उसके बाद लेट गो कर देना है। उसके बाद दोबारा इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप खुश हो जाइए कि आपने पूरा का पूरा जो सीन है वो रिवाइज कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता ही होगा, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि 3D का क्या करें। 3D में तो इसके कंप्लीट ऑपोजिट चल रहा है, वहाँ पर तो बॉस जो है वो आपके एंटी है, ठीक है। आप इस पॉइंट पर, इस सिनारियो पर, जहाँ पर आपका 3D जो है वो रियल रियलिटी आप मान के चल रहे थे, 4D में आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे बाय रिविजन, आप ये मानिए, यहाँ पर आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ आई एम। यू आर आई एम, यू आर नथिंग बट 100% प्योर कॉन्शियसनेस।
आप मानकर चलिए ये ना मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मैट्रिक्स में जैसा एक मिरर होता है ना, तो मिरर में आप जब सब सामने देख रहे हैं तो ऐसा मान के चलिए ये आपका पास्ट आपको दिखाई दे रहा है, और जब आंखें क्लोज करते हैं तो आपको आपका फ्यूचर दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन जो रियलिटी है वो जब आप अपने हाथ को टच करते हैं बस वही रियल है। इस तरह से आपको 3D को ट्रीट करना है, यानी 3D में जो हुआ वो पास्ट था, अब जो आंखें बंद करके आप देख रहे हैं वो आपका फ्यूचर है, और जब आप अपने हाथों को टच कर रहे हैं बस यही रियलिटी है, ठीक है। जब ये माइंडसेट आप बना कर रखेंगे तो 3D में जो कुछ भी हुआ उसको आप दिल पर नहीं लेंगे, उसको आप बिल्कुल ऐसा नहीं एक्सेप्ट कर लेंगे कि यही सच्चाई है। इनफैक्ट आपका पूरा फोकस फ्यूचर क्रिएशन में लग जाएगा, क्योंकि अब आप 3D को समझ रहे, पास्ट है ना, इसका क्या करें, ठीक है जो था वो पास्ट में था, अभी ये थोड़ा ना रियलिटी है, रियलिटी तो ये मेरा हाथ में टच कर रहा हूँ ना, ये रियलिटी है। मुझे जो फ्यूचर बनाना है वो मुझे देखना है। फ्यूचर में क्या दिख रहा है, फ्यूचर में तो सब बहुत बढ़िया है भाई, बॉस भी बहुत अच्छा है, बॉस ने तारीफ़ें भी कर दी वो भी बहुत बढ़िया है, और मुझे नया प्रोजेक्ट भी मिल गया ये भी बहुत बढ़िया, और सब जगह मेरी वाह वाह हो रही है, ये सीन में बहुत सब कुछ अमेजिंग चल रहा है, ये आपको मानकर चलना है, ठीक है। और इस तरह से जब आप ये देखिए, सारा गेम ना परसेप्शन का है। अगर आप परसेप्शन चेंज कर लेंगे तो एवरीथिंग इन योर 3D इज गोइंग टू चेंज, एवरीथिंग इन योर माइंड इज गोइंग टू गेट चेंज, एंड एवरीथिंग इन योर पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी इज गोइंग टू गेट चेंज, क्योंकि अब आपको पूरा का पूरा कंट्रोल वापस अपने हाथ में मिल गया है। तो अब आपको 3D से घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको एक गिल्ट ट्रिप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको अंदर से नेगेटिव फील करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास ये भी पावर है कि जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में पास्ट में भी आप जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की टेक्निक। आई होप आज की टेक्निक के जितने भी की पॉइंट्स थे वो आपको अच्छे से समझ में आए। प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करिए। जो भी आपके पास्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात आती है ना, अगर हम दिन रात पास्ट में जीते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट को हमेशा के लिए गवा देते हैं। तो अगर आपका पास्ट कुछ ऐसा है जो कि इतना नेगेटिव है कि वो हमेशा आपको हॉन्ट करता रहता है, हमेशा आपको परेशान करता रहता है, आज ही ये टेक्निक को आप करेंगे, ठीक है। और तब तक करेंगे जब तक आप सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते और इस चीज़ को आप रियलिटी नहीं एक्सेप्ट कर लेते, तब तक आप इसको लगातार करेंगे। देन लेट इट गो। जस्ट ये मान के बैठे चुके हैं आपके पास तो ये था ही नहीं, पास्ट ये है जो मैंने सोचा है, ठीक है। और इसकी मेमोरी मैंने अपने माइंड में क्रिएट की, और यही लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी मेरे माइंड में मैं रिटेन करूँगा या करूँगी। ओके, सो इस तरह से आप ये रिवीजन टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। और यस, बस ये थी आज की वीडियो, नेविल गोडार्ड को डेडिकेटेड वीडियो मेरी तरफ से। उनके लिए ये बहुत बड़ा थैंक यू है मेरा, बिकॉज येस, वट एवर आई हैव लर्न सो फार, उनकी टीचिंग से मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। तो मुझे लगा आज का दिन तो डेफिनेटली बनता है कि मैं उनको एक वीडियो भी डेडिकेट करूँ, और उनकी जो बेस्ट टेक्निक है जिस पे उन्होंने बार बार एम्फसाइज़ किया है उसको हम यहाँ पर सीखें और इस चीज़ को अप्लाई करें अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। दैट्स इट। यस, इफ़ यू लाइक टुडेज वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। एक बड़ा सा लाइक करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए आपको आज की वीडियो में क्या की पॉइंटर्स अच्छे लगे, और अगर आपने भी रिविजन टेक्निक को अप्लाई किया है और कोई सक्सेस स्टोरी है तो प्लीज़ डू शेयर योर सक्सेस स्टोरी, चाहे रिविजन की हो चाहे वो पुरानी किसी टेक्निक की हो। डू शेयर योर सक्सेस स्टोरी बाय यूजिंग द हैशटैग सक्सेस स्टोरी, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ शाउट आउट। और कल हम लेंगे अब क्वेश्चंस पुरानी वीडियो से, और आज की वीडियो से आई एम प्रीटी मच श्योर आपके कुछ क्वेश्चंस 100% होंगे बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेक्निक। तो कल तक के लिए हम वेट करेंगे सारे क्वेश्चंस का, उसके बाद एक एक करके Q&A में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दिए जाएंगे। और येस, अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ 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 डू फॉलो मी ओवर देयर। वहाँ पर भी मैं डेली डोज ऑफ नेविल कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ, और आपके आंसर्स के साथ अब मैं मिलूंगी कल। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।